Hello, welcome to Joyval channel. My name is Nisha and today I'm going to share the book review and summary of this book. This is a wonderful book. This is a self-help and inspirational category book. बुक का नाम है थिंक लाइक अ monk. इट इज रिटन बाय द ऑथर जे शेट्टी. इसको पहली बार 2000 में पब्लिश किया गया था. बहुत ही अच्छी किताब है. बुक को ऑथर ने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा है. जो फर्स्ट पार्ट है इट डील्स विद लेटिंग गो, सेकंड पार्ट डील्स विद ग्रोथ एंड द थर्ड पार्ट विच डील्स विद गिविंग. तो जब मैंने इस बुक का नाम बताया थिंक लाइक अ monk, हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हमें इस बुक को रीड करने की क्या जरूरत है. हमें कोई मोंक या सन्यासी तो बनना नहीं है, तो क्या जरूरत है कि हम एक मोंक मेंटेलिटी डेवलप करें. यू आर राइट, मेरे माइंड में भी पहले यही क्वेश्चन आया था. और ये कहीं भी ये नहीं कहते हैं जे शेट्टी कि आपको मोंक बनना है. वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक मोंक मेंटेलिटी के बेनिफिट क्या हैं. इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ. आपको कोई पर्टिकुलर करियर चूज करना है, लाइक कि आपको साइंटिस्ट बनना है, तो आप किसको फॉलो करेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम को. अगर आपको मूवीज में जाना है, बॉलीवुड में जाना है, तो आप किसको फॉलो करेंगे? आपके फेवरेट हीरो या हीरोइन को. उसी तरह से अगर आपको अपनी लाइफ में पीस काम चाहिए तो आप किससे सीखेंगे? मोंक से, राइट. क्योंकि उनसे ज्यादा पीसफुल और काम कोई भी नहीं रह सकता. तो हमें मोंक बनने की जरूरत नहीं है, हमें सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है. बट उनकी पर्सनैलिटी का जो ये मेजर ट्रेट है वो हम उनसे सीख सकते हैं, ताकि उसे हम अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके. जो हम अभी लाइफ जी रहे हैं उसी में उसको इम्प्लीमेंट करके हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. और मोंक जो हैं वो पैदा नहीं होते, दे आर नॉट बोर्न, उन्हें बनाया जाता है. हम ही जैसे कुछ लोग होते हैं जो चूज करते हैं एक डिफरेंट पाथ फॉर लिविंग देयर लाइफ, और वो मोंक बन जाते हैं. तो आई एम नॉट सेइंग कि आप मोंक बनिए, बट यू मस्ट रीड दिस बुक. अमेजिंग बुक है, इससे आप बहुत अच्छे से कुछ सीखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस बुक से मेरी जो लर्निंग्स हैं, 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट ब्रीथ. उसके बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? आप सांस लेते हैं. और जब आप सांस लेना बंद कर देते हैं तो लाइफ खत्म. इसका मतलब ऐसा क्या है जो जन्म से मृत्यु तक आपके साथ हमेशा रहता है? वो आपकी ब्रीथ है, वो आपकी सांस है. जब जे शेट्टी पहली बार आश्रम में गए थे तो उन्होंने देखा 10 साल का बच्चा 5 साल के कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था. वो 10 साल का बच्चा जरूर था, बट उसकी जो समझ थी वो कहीं ज्यादा थी एक 10 साल के बच्चे से. जब जय शेट्टी ने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ा रहे थे, तो उस बच्चे ने रिप्लाई किया कि मैंने इनको ब्रीद के बारे में बताया है. तो उस बच्चे ने भी क्यूरियोसिटी से पूछा कि आप जब स्कूल में जाते हैं तो आप वहाँ सबसे पहले क्या सीखते हैं? जय शेट्टी ने रिप्लाई किया अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स. तो उस बच्चे ने कहा कि यहाँ हम सबसे पहले ब्रीद सिखाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो जन्म से मृत्यु तक आपके साथ रहती है. जब आप स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, व्हाट चेंजेस? योर ब्रीथ. व्हेन यू आर हैप्पी, व्हाट चेंजेस? योर ब्रीथ. तो आपकी लाइफ में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है? ब्रीथ. तो अगर आप अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप सब कुछ कंट्रोल करना सीख जाते हैं. आप एक बार टेस्ट करके देखिए, खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जब आपके मूड स्विंग्स होते हैं तो आपके ब्रीथ पैटर्न में क्या चेंजेस आते हैं. सेकेंड पॉइंट जो इस बुक से है दैट इज आइडेंटिटी. हमारी आइडेंटिटी क्या है? क्या आपको पता है कि आप कौन हैं? आपकी एक्चुअल पहचान क्या है? एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. जय शेट्टी जब आश्रम में थे तो उनके गुरु उनको एक स्टोर रूम में ले जाते हैं. उस स्टोर रूम में बहुत धूल होती है, पुरानी कुछ बुक्स रखी होती हैं, जाले लगे होते हैं. जनरली आश्रम ऐसा नहीं है, आश्रम बहुत नीट एंड क्लीन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है. बट वो स्टोर रूम बहुत डर्टी था. उसमें एक मिरर लगा हुआ था. उसके सामने ले जाकर उनके गुरु उनको बोलते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? जय शेट्टी ने कहा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. आई एम नॉट एबल टू सी. यहाँ पर धूल जमी हुई है, सिर्फ मैं वही देख पा रहा हूँ. तो उनके गुरु ने क्या किया, अपने वस्त्रों से उस मिरर को क्लीन कर दिया. जब उस मिरर को क्लीन किया गया तो वो डेफिनेटली धूल उड़ेगी. वो धूल उड़ के जय शेट्टी के फेस पर भी आई, उनके सांस के साथ अंदर भी गई. उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ. फिर उनके गुरु ने बताया कि जिस तरह से
इस धूल के जमे होने के कारण तुम्हें अपना खुद का अक्ष, खुद का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी तरह से जब हम दूसरे लोगों के ओपिनियंस से घिरे होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन लोगों की बातों से जब हम घिरे होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से घिरे होते हैं, तो हम अपने आप को नहीं देख पाते, हम खुद को नहीं पहचान पाते। तो खुद को पहचानने के लिए ज़रूरी है इस एक्सटर्नल नॉइज़ को, इस धूल को, गंदगी को दूर करना। बहुत बार हम लोग दूसरों की नज़रों से खुद को देखते हैं। आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आप अपने आप को उसी डायरेक्शन में ले चलते हैं। कई बार हम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमारे फ्रेंड्स किसी पर्टिकुलर करियर को चूज़ कर रहे हैं, तो हम उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, जबकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम खुद एक्चुअल में क्या चाहते हैं। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वहीं से थर्ड पॉइंट आता है धर्म। ऑथर ने इस पुराने शब्द की एक नई डेफिनेशन दी है। ही सेज, जब किसी काम को करते हुए आप इंजॉय कर रहे हैं और आपके अंदर उसकी स्किल्स भी हैं और वो किसी के लिए यूजफुल भी है, तो वो आपका धर्म है। उसे चूज करने में हेल्प करने के लिए इस बुक के एंड में ऑथर ने एक वैदिक पर्सनैलिटी टेस्ट भी दिया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके मल्टीपल चॉइस टाइप आंसर्स हैं। उन आंसर्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कि नियरेस्ट आपको कौन सा आंसर ठीक लग रहा है, तो एंड में रिजल्ट भी दिया हुआ है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी होगी। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डिटेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, बट इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, थोड़ा आपको बेस लाइन मिल जाती है। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। हमें दूसरों की लाइफ नहीं जीनी, हमें अपनी लाइफ को जीना है। कहीं दूसरों की लाइफ को कॉपी करते करते, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करते करते हम उस पॉइंट पे ना पहुंच जाएं जब हमें पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि यू इमेजिन कि आप अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पर हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में किया होता। एक बार जब इमेजिन करेंगे ना, तो आपको वो सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी कि जो आपको करनी चाहिए। जब आपको लगता है कि सपोज आज मेरा लास्ट डे है, तो जिन चीज़ों का आपको अफसोस होता है ना कि काश मैंने ये किया होता, उसे आप ज़रूर कीजिए, ताकि आपको लास्ट स्टेज पर जाकर अपनी लाइफ में अफसोस ना हो। फोर्थ जो पॉइंट है, दैट इज अबाउट गिविंग। इसको मैंने बुक के लास्ट पार्ट से चूज किया है। गिविंग को हम कैसे कंसिडर करते हैं जनरली कि मैंने जिसके लिए कुछ अच्छा किया है वहीं से मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। आप समझ के देखिए इस एग्जांपल की हेल्प से कि एक लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज का रिप्लाई ना आने के कारण टेंशन में है। गर्लफ्रेंड को फोन पिक नहीं करिए, वो टेंशन में है। वहीं उसके पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं उसके पास और वो नॉर्मली इग्नोर कर देता है। उसे ये एहसास भी नहीं होता उसके पेरेंट्स जो कॉल कर रहे हैं उन्हें भी टेंशन हो रही होगी उसके बारे में। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से लाइफ में जब भी हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमें विदाउट एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर इंसान के लिए ये अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें यहीं से वापस रिजल्ट मिलना। ट्रू गिवर इज दैट पर्सन हु ग्रोज अ ट्री नोइंग दैट कि इस पेड़ की छाया में मैं नहीं बैठ पाऊंगा, इस पेड़ के फल मैं नहीं खा पाऊंगा। आप इस बुक को रीड कीजिए, आप देखिए कि आपको इससे क्या सीखने को मिलता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।